लोग काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी कर रहे हैं कि ये वही महमूद खान अचकज़ई हैं जिनकी नकलें उतारा करते थे इमरान खान साहब की, कैसे वो चादर करते हैं। लेकिन जिस तरह वो कहते हैं ना कि सियासत के अंदर कोई परमानेंट आपका दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट आपका फ्रेंड नहीं होता। लेकिन इससे एक चीज़ ये भी रिफ्लेक्ट करती है कि कोई भी सियासी जमात हो, उसको सोचना चाहिए जब भी किसी भी सियासतदान के बारे में या किसी भी अपने सियासी मुखालिफ के बारे में कोई इस तरह के अलकाबात आप कहते हैं, तो कल हो सकता है कि वो आपकी गले भी पड़ सकती है, क्योंकि आपको उनके साथ हाथ भी मिलाना पड़ सकता है। देखिए कामरान, अगर पीटीआई मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हो गई थी, तो फिर ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो पीटीआई की सियासत है वो रेजिस्टेंस की सियासत है। हर वो शख्सियत जो कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, वो पीटीआई के साथ बहुत करीब पाई जाएगी। दिस इज नेचुरल, उनकी जो पॉलिटिक्स उसको ये चीज़ सपोर्ट करती है। तो फॉर मी इट इज़ नॉट अ सरप्राइजिंग डिसीजन। इस तरह के और बड़े यू टर्न्स दिए हुए हैं इमरान खान साहब ने, और वो कहते रहे हैं माजी में भी कि हालात के मुताबिक फैसला करना चाहिए। ये अलग बात है, उनका जो वोटर है वो कंसिस्टेंट है, वो किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं हो रहा बाय एंड लार्ज। खैर ये तो सियासत चलती रहेगी। आने लगा था कि जो जाहिर है कि ये चीज़ तो अब हमें पता है कि अगली जो गवर्नमेंट किसने बनानी है, बारिंग एनी मिरेकल्स शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो उनके लिए एक मसाइल का अंबार है इस वक्त, मतलब वो इकोनॉमिक फ्रंट पे खास करके। लेकिन एटलीस्ट एक छोटी सी अच्छी खबर अगली नई गवर्नमेंट के लिए ये ज़रूर है कि हैरान कुन तौर पर पहली मरतबा 16 माह के अंदर हमने देखा है कि जो फरवरी में महंगाई का जो फिगर रहा है, जो शरह रही है, वो कम हुई है। अब ऑन द फेस ऑफ इट जो हम डेली आप लोगों से पूछें, वो तो कहते हैं कि महंगाई अभी भी है, बिजली की कीमतें हों, गैस की कीमतें हों, उसमें मुसलसल इजाफा हुआ है। ये नंबर जो है, क्या ये ट्रू रिफ्लेक्ट करता है इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है, या कोई इसमें हेरफेर की गई है? क्या इशू है? नहीं, इसमें हेरफेर नहीं है। अगर आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं और पीटीआई को जो वोट उसको पड़ा है, उसमें 3 बड़े फैक्टर्स थे। उनकी अपनी सपोर्ट थी, क्रिटिकल जो एक हालात उनके लिए बनाए गए, उसका भी वोट पीटीआई की फेवर में गया। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है इन दोनों चीज़ों के बाद, वो महंगाई था। जिस किस्म की मैनेजमेंट हुई है पिछले 16 माह में पीडीएम की गवर्नमेंट में, और ये तकरीबन 6 माह जो है अब इसके हो गए निगरान हुकूमत को भी, तो उससे जो लोगों की डे टू डे लाइफ थी, उसके जो अखराजात थे, हर चीज़ महंगी हुई है। अब जो पाकिस्तान में पीक पे महंगाई गई थी वो मई 2022 में गालबन गई थी, जो जब ये रेशो जो थी ये बढ़कर 38% हो गई थी। उसके बाद किसी भी जगह पे लोगों को कोई रिलीफ, मई 2023 में अभी वो नंबर देख रहे हैं, मई 2023 में ये जो रेशो थी ये 38% पे चली गई। दैट वाज द हाईएस्ट रेशो। अब उसके बाद जितनी भी महंगाई हो रही है, बात ज़हन में रखें, मैं ये बात हमेशा एक वो एक्सप्लेनेटरी नोट देता हूँ कि जो भी नंबर आता है उससे ऊपर आता है। मतलब अगर 38% महंगाई की शर्त मई 2023 में, तो जो 29% आई जून 2023 में, वो 38% के ऊपर आप उसको देखेंगे कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, वो जो सेम मंथ होता है। फिर ये सिलसिला चलता रहा। और आपने सही कहा कि जो फरवरी का नंबर कल अनाउंस किया पाकिस्तान ब्यूरो स्टैट्स ने, वो 23.1% है महंगाई की शरह। तकरीबन 16 से 18 माह की सबसे कम तरीन रफ्तार है महंगाई बढ़ने की। मार्केट की और इवन के जो हुकूमती इदारे हैं उनकी ये तवक्को नहीं थी, उनकी तवक्को से बहुत बेहतर। इवन के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिवाइज प्रोजेक्शन, जिसमें उन्होंने जो अपनी इन्फ्लेशन की फोरकास्ट थी फरवरी को, उसको 2% कम कर दिया था। 2% कम करने के बाद भी उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो 25.5% तक थी। तो 25.5 की बजाय 23.1% जो महंगाई की शरह की जो आई है अभी, वो उसके जो फैक्टर्स 2 हैं बहुत बड़े। नंबर 1, जो मेजर जो इसमें जो रिलीफ तो नहीं कह सकते, जो रिडक्शन आई है पेस में, वो जो खाने पीने की अशिया की कीमतें हैं उसमें कमी देखी गई है वाजे। सबसे बड़ा फैक्टर ये जो रफ्तार कम होने का वो ये है। दूसरा, हम इसको बोलते हैं हाई बेस इफेक्ट। जो फरवरी 2023 का महीना था, उस वक्त जो महंगाई की शरह थी, रफ्तार थी, वो थी तकरीबन 31.5%। तो पहले ही बेस इतनी ज्यादा थी, उसके ऊपर जो इंक्रीज आ रहा था अगर 10 रुपए का भी, तो रिलेटिव टर्म्स में वो आपको परसेंटेज में कम मिलता है। वो इंक्रीज तो 10 रुपए का, 20 रुपए का जितना वो आ रहा था वो अभी भी आ रहा है। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से रैपिड डिक्लाइन आया। लेकिन ये वेलकमिंग डिक्लाइन है, इसके बावजूद के फरवरी के महीने में ही केयर टेकर गवर्नमेंट ने एक दफ़ा फिर गैस की कीमतों में इजाफा किया। उसके अलावा बाकी जो पेट्रोल की कीमतें थी उसमें इजाफा हुआ, डीजल की कीमतों में एक दफ़ा शायद इजाफा, इस दफ़ा इजाफा नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि पेट्रोल की कीमत में दोबारा इजाफा किया गया। बाकी अगर खाने पीने की अशिया की आप कीमतें देखते हैं, उसमें मुसलसल इजाफा अभी भी हो रहा है। प्याज है वो सस्ता होने का नाम नहीं ले रहा, अभी भी 250 से 300 रुपए फी किलो प्याज मिल रहा है। मजीद अगर आप आदादोशुमार वो तो आप शेयर करेंगे, की क्वेश्चन ये है कि ये वन ऑफ अ थिंग है, या आप ये कह रहे हैं कि वर्स्ट इज ओवर? देखें 16 माह कंसिस्टेंटली हमारे यहाँ महंगाई की शरह में इजाफा हुआ,
आगे की अब क्या मतलब अपेरेंटली प्रोजेक्शन है कि क्या ग्रेजुअली ये महंगाई की जो शरह है वो नीचे जाएगी, प्रोवाइडेड के जो गवर्नमेंट आगे फिर क्या पॉलिसीज इख्तियार करती है, या इट्स जस्ट आप कह सकते हैं कि वन ऑफ? मेरे ख्याल ये वन ऑफ है। यहां से लेकर जून तक तो अब जो पेस है वो स्लो हो जाएगा, लेकिन अभी भी एट द एंड ऑफ द ईयर ये इतना होगा पेस हाई कि जो हुकूमत का और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हदफ था सालाना कि मजमूई तौर पर जो महंगाई की शरह वो 21% होगी बाय जून दिस ईयर, वो हदफ शायद हासिल नहीं होगा। अगर आप इसको क्लोज चले जाएंगे, क्लोज भी शायद ना जा सके उस तरीके से। अब देखिए ना, अगर आप बेस इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, अगर बेस इफेक्ट ही देख लें, जो मार्च 2023 का महीना था पिछले साल, उसमें 35.5% महंगाई की रफ्तार है। 35.5% पहले ही अगर रफ्तार है तो उसके ऊपर जो कीमतें बढ़ेंगी तो वो अगर आगे 30-35 रुपए भी किसी चीज की कीमत बढ़ रही है तो उसका रेशो कम हो जाएगा। इसी तरीके से अप्रैल में 36%, मई 2023 हम डिस्कस कर चुके हैं 38%, फिर जून में 29%, जुलाई फिर 28, 27%, 31%, 27%, 29%, फिर 30%। तो ये बेस इफेक्ट इतना ज्यादा हो गया है, इतनी रफ्तार पहले ज्यादा हो चुकी है चीजों की कीमतें बढ़ने की। अब मजमूई तौर पर आपको इसमें एक रिलीफ नजर आए, लेकिन जिस चीज को कामरान हाईलाइट करने की जरूरत है वो ये कि जो अभी रिडक्शन आ रहा है पेस में वो अक्रॉस द सिटीज आ रहा है और अक्रॉस द टाउन्स आ रहा है। जो दही इलाके हैं वहां पे भी महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है और शहरी इलाकों में भी कम हो रही है, बट दैट डज नॉट मीन कि लोगों को आसानियां मिलना उनकी जिंदगी में है, वो अपनी जगह पे भी जो मुश्किलात है, इसका जो फायदा होगा जो लेना चाहिए और हम नहीं ले रहे, वो है शरह सूद में कमी करने की जरूरत है। जो साबिक गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थे डॉक्टर रजा बाकिर, उनका मैं हमेशा जिक्र करना नहीं भूलता, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा फैसला किया था जिसकी कीमत आज हम सब अदा कर रहे हैं। पहले जब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी शरह सूद डिटरमिन करता था उसको वो कोर इन्फ्लेशन के साथ लिंक करता है। कोर इन्फ्लेशन ये होती है कि आपकी खाने पीने की अशिया और जो एनर्जी प्राइसेस हैं उनको जो फूड बास्केट ओवरऑल जो इन्फ्लेशन बास्केट होती है उसमें से निकाल दें तो फिर जो बाकी चीजें बचती एनर्जी की जो एनर्जी और खाने पीने की अशिया उनको निकाल दे, जो बाकी पीछे आपकी गुड्स बचती हैं उसको कोर इन्फ्लेशन में, तो कोर इन्फ्लेशन से लिंक होता था। कोर इन्फ्लेशन को इसलिए लिंक करते हैं कि वो उसमें जो सप्लाई शॉक्स होते हैं इस किस्म की जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्रीज होती है वो आप माइनस कर देते हैं। इस वक्त कोर इन्फ्लेशन कितनी है? कोर इन्फ्लेशन जो है ना वो जो नंबर उसका भी कम हुआ है, शहरी इलाकों में 15.5% है, ओके, और देहातों में ये कोई 21.9% है। एवरेज को 18.5% कोर इन्फ्लेशन इस वक्त आ रहा है। शरह सूद है 22%। डॉक्टर रजा बाकिर ने जो गलत फैसला किया जिसकी कीमत हम बहुत बुरी तरह अदा कर रहे हैं वो ये था कि पहले इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होता था ऑन द बेसिस ऑफ द कोर इन्फ्लेशन, जो कि फॉर एग्जांपल अभी 18.5% है। तो IMF के साथ आपकी डील ये है कि आपने इसको पॉजिटिव रखना है, मस्बत होना चाहिए कि अगर किसी ने बैंक में पैसा रखा हुआ है तो उसको इतना उसके ऊपर उसको मुनाफा मिले कि महंगाई से उसकी जो रेट है उससे ज्यादा उसको रेट मिले ताकि उसका नुकसान ना हो रियल टर्म्स में। इन्होंने बाकिर साहब ने यह किया कि उसको कोर की बजाय जनरल इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया। जो जनरल, ये क्या IMF की डिमांड थी या इन्होंने खुद से? ये हमेशा एक डिबेटेबल चीज होती है, इसमें आपको कन्विंस करना पड़ता है। दुनिया में वैसे क्या बेस्ट? दुनिया में दोनों ज्यादा चल रहे हैं, दोनों ही इसमें है, बट ज्यादातर इसको कोर इन्फ्लेशन से ही जो इकोनॉमिस्ट लिंक करते हैं। पाकिस्तान का जो मॉडल है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उसमें आपको जनरल इन्फ्लेशन सूट इसलिए नहीं करता कि हुकूमत खुद बिजली गैस और इसकी कीमतें बढ़ा रही होती है और फिर फूड सप्लाई शॉक्स आ रहे होते हैं, तो शरह सूद आप 30% भी कर दें तो उसका महंगाई के ऊपर उस तरीके से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी अगर डिमांड मार्केट के अंदर है नहीं इकोनॉमी के अंदर तो फिर आप जितना मर्जी शरह सूद करते हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा। ये कोर की बजाय इसको जनरल इन्फ्लेशन से लिंक किया। यही वजह कि आज पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है 22%, जो 1972 के बाद हाईएस्ट रेट जब से रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसकी वजह से इस साल जो कर्जों के ऊपर सूद है वो हुकूमत का ख्याल है कोई 8,300 अरब रुपया होगा और जो उसका जो IMF का एस्टीमेट है वो 8,600 अरब रुपए से भी ज्यादा है। अब अगर 15.5% या 18.5% के ऊपर आप ले जाए इंटरेस्ट रेट को, 4% अगर आप कम करें तो कम अज कम 1,000 अरब रुपया बचत होगी सिर्फ सूद की मद में हुकूमत को। 1,000 अरब। मेरा सवाल आपसे ये, देखें रजा बाकिर तो जरा PTI के दौर में थे, फिर उसके बाद 16 माह हमने PDM की गवर्नमेंट देखी, 6 माह हमने केयर टेकर गवर्नमेंट्स को देखा। अगर ये इतना ही फैसला जो है या ये जो पॉलिसी गलत थी तो उसको चेंज क्यों नहीं किया गया? क्या IMF का हमारे ऊपर दबाव है? क्या जो अब गवर्नमेंट आने वाली है PMLN की, उनकी क्या अप्रोच है? जो भी अगर फाइनेंस मिनिस्टर होता है क्या उसको वो पुरानी पॉलिसी पे लेके जाएंगे या दे विल हैव टू स्टिक विद दिस थिंग?
देखिए अब तो आपने आईएमएफ के साथ इस जो है वो एक एग्रीमेंट किया हुआ है, तो मेरे नहीं ख्याल इस स्टेज के ऊपर आप ये रीनिगोशिएट कर सकते हैं। जब अगला प्रोग्राम नेगोशिएट होगा उसमें ये चीज़ हुकूमत को सामने रखनी चाहिए कि, और ये जो एविडेंस है वो चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। अब सारी जो फाइनेंसिंग है वो तो हुकूमत पाकिस्तान उठा रही है। मार्केट को ना घर बनाने के लिए कर्जा मिलता है किसी को, ना गाड़ी लेने के लिए कर्जा मिल रहा है, ना बाकी जरूरियात पूरी करने के लिए। इतना महंगा लोन लेना हो गया है कि लोग अब अफोर्ड ही नहीं कर रहे। इसके बावजूद अगर आपकी महंगाई की शरह जो कम नहीं हो चेंज करने के लिए आपको कानून में तब्दीली करनी है या ये जैसा पॉलिसी डिसीजन आपने अगर उसको लिंक किया हुआ उसके साथ जनरल इंडिकेटर के साथ उसको आप कोर पे ले जाए, आईएमएफ को कन्विंस करने की जरूरत है। बहरहाल इसमें जो बात इंपॉर्टेंट है, ये जो नंबर आया है फरवरी का, और अल्लाह करे मार्च में भी अगर ये ट्रेंड रहता है तो नाज़रीन होपफुली आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो शरह सूद है उसको कम कर देना चाहिए, क्योंकि अब अफोर्डेबल नहीं है। मेरी कुछ इत्तला ऐसी थी कि पिछली जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई है और जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये कंसिडरेशन में आया था कि शरह सूद शायद 1% कम कर देनी चाहिए, बट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने उस वक्त उस पर फैसला नहीं किया। क्या वो फैसला सियासी था, क्या वो देखना चाह रहे थे कि मजीद इसमें कुछ आगे उनको रिलीफ नजर आ रहा है? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पिछले कई माह से ये कह रहा है कि जो सेकंड हाफ होगा माली साल का, उसमें मतलब जनवरी से लेकर जून 2024 का पीरियड, इसमें जो है इन्फ्लेशन रेट में कमी आएगी। तो फिर इन्होंने क्यों पिछली दफा इंटरेस्ट रेट को कट करके 21% नहीं किया? अगर पिछली दफा नहीं किया कुछ सियासी वजह थी वो भी पता चले, कुछ लोग तो कुछ और इसकी वजूहत भी बता रहे हैं। हम ज़रा इस पर स्पेकुलेशन पे नहीं जाएंगे। वी होप कि जब नेक्स्ट मीटिंग होगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जो कि जल्द एक्सपेक्टेड है, तो उसमें एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट में कमी कर दी जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि जितनी भी वहां पर सेविंग होगी इंटरेस्ट कॉस्ट में, उतना ही हुकूमत के ऊपर कम दबाव होगा इजाफी टैक्सेस लगाने का, अखराजात कम करने का। हमें फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ तो जाना है, लेकिन ये वाला जो सिलसिला चल पड़ा है कि तमाम वो पैसा जो एफबीआर इकट्ठा कर रहा है वो बैंकों को सूद में जा रहा है, इससे ना तो महंगाई में कमी हो रही है और ना ही फिस्कल कंसोलिडेशन हो रही है। जितनी भी हुकूमत का उसका दावा कि हमने आईएमएफ के टारगेट्स मीट कर लिए हैं, आज भी जो बजट खसारा है वो पिछले माली साल से पहले जो हाफ था उसमें कोई 58% ज्यादा था। जब तक ये इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी को करेक्शन नहीं होगी तब तक कोई मेजर रिलीफ यहां पे एक्सपेक्टेड आप नहीं कर सकते फिस्कल कंसोलिडेशन